मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट C3H6, C4H8 एंड CY5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। ओके, पहला पार्ट आपसे यहां पे पूछ रहा है विच हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट C5H10 और C4H8 एंड Y। तो सबसे पहले तो आपको जो पूछा गया ना साइंस में आपने उतना ही आंसर करना है। आपको पूछा है किसका ज्यादा है, पहले वो लिख दो, C5H10 या C4H8। द आंसर इज C5H10, तो इसका आपको मिलेगा मार्क। उसके बाद उसने रीजन भी पूछ लिया वाई, तो रीजन अलग से स्पेसिफाई करो। बिकॉज वी नो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, ऑब्वियसली हमें होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं। पहले मेंबर से जब हम नीचे की तरफ आगे वाले मेंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। नॉट ओनली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी। तो ठीक है, सो दिस रीजन यू हैव टू गेट, आंसर आपके सभी के सामने लिखा हुआ है, ऐसे आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए बी पार्ट, अरेंज दीज 3 हाइड्रोकार्बन्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। मैंने अभी कहा टॉप से नीचे जाने में जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे करते करते बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो अब बताओ इसके अंदर क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये सबसे पहले 3 कार्बन वाला, फिर 4 कार्बन वाला, और फिर 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाले ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आई यार? ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कार्बन एटम, ये देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स तो मास बढ़ेगा ना, समझो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला है कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसा क्यों होता है? बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा। आंसर इज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, इसीलिए जब थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज टूट जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं और इजीली मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। दिस इज द रीजन यू हैव टू गिव। ओके, नेक्स्ट, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। हम सभी को पता है कोवलेंट बनाता है, बट आयनिक क्यों नहीं बनाता, उसका रीजन ध्यान से पढ़ो। देखो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना, 4 होती है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेगा, लेकिन वो ये दोनों चीजें नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, जिसके अंदर पहले से 6 प्रोटॉन्स थे, पहले ही वो 4 को होल्ड कर रहा था, अब 4 और आ जाएंगे तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, सॉरी पहले वो 6 को कर रहा था ना होल्ड, 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा था। अब अगर कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा बाहर से, तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि उस न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर पाता। समझ आ गई? ओके, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं कर पाता। अब इसका क्या रीजन है? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इतनी कार्बन नहीं लगा पाता, इसीलिए ना तो वो लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बना सकता, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स तो ट्रांसफर से बनते हैं ना, या तो लॉस या गेन से, वो दोनों ही चीजें कार्बन नहीं कर पा रहा, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पा रहा। ये प्रॉपर आप एक्सप्लेन करोगे, ऐसे आंसर लिखा हुआ है वैसे ही बोर्ड में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स P, Q एंड R इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पे आपको एक टेबल गिवन है, आपको ये 3 एलिमेंट्स अरेंज करके दिए गए हैं। तो आगे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एलिमेंट। आपको लार्जेस्ट एलिमेंट इन पी क्यू आर, जनरल कोई भी एलिमेंट होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे बड़ा का है, यानी एटॉमिक रेडियस किसका सबसे ज्यादा है, वो लार्जेस्ट हुआ ना। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, पी क्यू या फिर आर? क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। हमें ध्यान से पढ़ो आप, क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी पढ़ोगे बोर्ड में फिर ये भूल जाओगे, ये भी पूछा था। गिव रीजन, रीजन देना है। क्यों क्यों आपने कहा कि क्यों होना चाहिए आंसर? बिकॉज वी नो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। समझ में आई? देखो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे
नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। देखो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं बिकॉज अगर इस फॉर्म में आया तो आप आंसर कर सको। नंबर ऑफ शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप शेल्स कीप ऑन एडिंग अप, इंक्रीजिंग, कुछ भी कह सकते हो। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाए। तो डेफिनेटली क्योंकि Q और R P के नीचे है, डाउन है, तो ऑब्वियसली P का साइज Q और R में से तो छोटा ही है। अब बात आई Q एंड R में से कंपेयर करना। जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं ना, तब शेल्स तो उतने ही रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, जो कि क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है। जैसे जैसे जाते रहेंगे उतने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के पास आते रहेंगे, यानी साइज कम होता जाएगा अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसीलिए Q एंड R में अगर कंपेयर करें तो किसका साइज ज्यादा है, Q का है। अब आपको समझ में आया, रीजन भी आपको होप सो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपका है, आप वहां पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेज विच ऑफ द अबव एलिमेंट या एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 1। इनमें से किन किन की वैलेंसी 1 है। आप सभी को पता है वैलेंसी निकालना बहुत आसान है अगर हमें ग्रुप नंबर पता लग जाए। ये देखो दिया भी हुआ है, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर से, बेसिकली जब ये 16 17 ऐसे ग्रुप नंबर्स होते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जिसका लास्ट वाला यूनिट डिजिट होता है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी P एंड R के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। यानी उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या कहो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो वैलेंसी P एंड R दोनों की हो जाएगी 1, बिकॉज वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड सिंस दीज टू रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, द वैलेंसी इज 1। Q की क्या हो जाएगी, Q की हो जाएगी 2, बिकॉज Q के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 बनने में कितना गैप है, 2, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएं तो 6 + 8 पूरा हो जाएगा। तो 2 क्यों की चाहिए, तो क्यू की वैलेंसी हो जाएगी 2। या फिर आप सिंपल फॉर्मूला से कर सकते हो, 8 - 6 2 हो गई वैलेंसी, 8 - 7 1 हो गई। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी चेंज नहीं होती है। तो पी एंड आर दोनों की वैलेंसी इज 1। आप यहाँ पे रीजन बच्चे पढ़ सकते हो। क्या बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ओके, गिवन बिलो आर द एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, अब वो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स फ्रॉम द अबव टेबल दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की एक बेस्ट ट्रिक मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताई है। ये टेबल ध्यान से देखो, ये वाला टेबल, ये टेबल बना लोगे ना, मोस्ट ऑफ द आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे बनाने हैं टेबल, सबसे पहले आपने टॉप पे क्या लिखना है, 1 2, फिर 2 के बाद सीधा जंप लगा के आपने 13 लिख देना है, 13 14 15 16 17 18। समझ में आ गई, ये हो गए आपके ग्रुप नंबर्स। उसके बाद आपने ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, 1 2 3 4, ये हो गए आपके पीरियड नंबर्स। उसके बाद आपने एलिमेंट्स फिल कर देना फटाफट से। एलिमेंट्स फिल करने के लिए बस एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन आपने सबसे लेफ्ट मोस्ट पे लिखना है, सबसे पहली लाइन के अंदर। हीलियम आपने बिल्कुल एंड में राइट मोस्ट कॉर्नर पे लिखना है, और उसके बाद लिथियम से शुरू होकर कंटिन्यूएशन में लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम कैल्शियम। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन ऐसे लिख देने हैं। अब देखना आपका आंसर करना कितना आसान हो जाएगा। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कम से कम कि ए बी सी डी कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर 16, तो देखो इसमें एटॉमिक नंबर 16 किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। That means 16 is the atomic number of sulfur. Similarly, you can calculate 11 is for sodium, 3 is for lithium and 14 is for silicon. इसका मतलब हमें पता लग गया, 16 यानी A element is sulfur, B element is sodium, C element is lithium and D element is silicon. हमें पता लग गया ये ABCD कौन से एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, इसकी हेल्प से। अब आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको बताना है दैट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो बताओ ज़रा इनमें से कौन सी सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान से देखो, लिथियम और सोडियम, देखो लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है ना, यानी दीज टू एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, राइट।
इसका मतलब आपका आंसर लिथियम सोडियम नहीं लिखना है, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। आंसर आपको करना है बी एंड सी, बिकॉज इस टेबल के अंदर आपको ए बी सी डी नाम दिए गए हैं एलिमेंट्स के, तो इसकी टर्म्स में आंसर करना है आपने, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अरेंज द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज। वही आप फिर से लगाएंगे। आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, सिलिकॉन और सल्फर। तो सबसे पहली बात, जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे उतना साइज ज़्यादा है, यानी ऑब्वियसली लिथियम का साइज तो छोटा हो गया सोडियम, सिलिकॉन और सल्फर से। अब अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, अभी मैंने बताया अलोंग द पीरियड साइज कम होता चला जाता है, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा और फिर लिथियम का होगा। बात समझ में आई? वही लिखा है यहाँ पे ऑर्डर, सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर, लिथियम, ठीक है। लेकिन आपको इसमें आंसर नहीं करना, ये आपकी रफ में कैलकुलेट होना चाहिए। आपको आंसर ए बी सी डी की टर्म में देना है। तो सोडियम का हमने कौन सा एलिमेंट आइडेंटिफाई किया है? बी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन का कौन सा किया है? डी। सल्फर का क्या है जनरल नाम जो उन्होंने दिए? ए। लिथियम का सी, तो बी डी ए सी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा था, देखो ऑर्डर डिक्रीज होता चला जा रहा है, यानी एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा बी का है, फिर ऐसे कम होता चला जा रहा है। ओके नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ बी। अभी अभी हमने आइडेंटिफाई किया व्हाट इज बी। बी इज सोडियम, और सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। तो वही फॉर्मूला जब लिखते हैं वैलेंसीज लिखते हैं ना, तो बी की वैलेंसी हो गई 1। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब मैंने आपको बताया था एक क्विक मेथड जो आपने 9th में भी सीखा था, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। तो 2 gets multiplied by b, 1 gets multiplied by 0, and you get B2O as the general formula of the oxide of element B। ऐसे ही आंसर करना है, B2O पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड कौन सा है यार? हमें पता ही है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये सारे बोरॉन, ये सारे मेटलॉइड हैं, तो सिलिकॉन ही इन चारों में दिया हुआ है, तो सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, सो द आंसर इज एलिमेंट नंबर डी। बात समझ में आई सभी बच्चों को? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूटेरस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं? सो लेट मी टेल यू, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट शुड बी दैट द थिक एंड द स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द vagina as blood and mucus, and this is called menstruation and lasts for about 2 to 8 days। 2 पॉइंट्स कम से कम आपको लिखने हैं इससे रिलेटेड। ऑल राइट, ये बायो है, यू हैव टू लर्न द आंसर्स। रट्टा होता है, ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगता है, बिकॉज दिस द थिंग्स। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सोहन ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। ओके, यू हैव टू नेम द ऑर्गेनिज्म जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड टेल हाउ डज इट्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल। ठीक है जी, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज राइजोपस। ठीक है, अब राइजोपस का एसेक्सुअल मोड क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। हमें पूछा है कि वो बेनिफिशियल कैसे है, तो उसका बेनिफिट आप अलग से मेंशन करोगे, आपको तभी मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों, समझो। स्पोर फॉर्मेशन का बेनिफिट बच्चे ये होता है कि स्पोर्स आर कवर्ड विद थिक वॉल्स दैट हेल्प देम ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस एंड प्रोटेक्ट देम अंटिल दे ग्रो। समझ में आई? तो ये आपको लर्न करना है, ये आपको आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस गारंटीड हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, मतलब ये भी करके चले जाओ, यू कैन गेट फुल मार्क्स इन साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यू हैव टू ऑल्सो नेम इट्स रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव कौन सा है? यू कैन आइदर राइट टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, या आप स्पोरेंजिया, दोनों लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी दोनों में से एक लिख सकते हो। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? यू कैन आइदर राइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, या आप प्रॉपरली मेंशन करना चाहो तो आप लिखो कॉल्ड हाइफे। बात समझ में आई सभी बच्चों को? ओके नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शोज द स्पर्म एंड एग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो। व्हाट इज द नीड टू क्रिएट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्टिफाई योर आंसर। नो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर द आंसर। ये क्या जरूरत पड़ गई कि मेल गैमीट अलग हो, फीमेल गैमीट अलग हो? चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर। यू हैव टू राइट इन 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इज एज बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, germ cells also specialize. First point is this, and second point should be also
Due to the differences in the male and the female gamete, they give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of male and female organisms. ये दोनों पॉइंट यू शुड रिमेंबर, आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड के अंदर भी। समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब मेरे को समझाने में अभी टाइम लग रहा है आपको, लेकिन जब आप एक बारी खुद ये सारे क्वेश्चंस करोगे आप तो बहुत जल्दी कर लोगे, आपको 4 घंटे का कुछ भी नहीं लगेगा। मैं तो ये टोटल बता रहा हूँ, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी पूरा आपका 4 आवर्स के अंदर मैं करवा दूंगा और रिवाइज करवा दूंगा फुल। ओके, नेक्स्ट, a pea plant with blue colored flower denoted by capital B is crossbred with a pea plant with white flower denoted by small b small b. What will be the color of the flowers in F1 generation, and show the genotype and phenotype of the flowers in F2 generation when the flowers of F1 generation were selfed? शो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर मतलब जो हम क्रॉस बनाते हैं ना प्रॉपर डब्बे के अंदर, वैसे। तो चलिए एक बारी देखते हैं आंसर। ये बेसिकली वही वाला आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, इतनी बारी प्रैक्टिस तो कर ही चुके होते हैं। F1 जनरेशन के अंदर कैसे प्रोजनी होती है? वैसी प्रोजनी होती है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, तो इसमें कैपिटल लेटर है कैपिटल बी, और जो कि कौन सा ट्रेट बता रहा है? ब्लू, यानी ऑल द प्रोजनीज विल बी ब्लू इन कलर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा F2 जनरेशन की फिनोटाइप बताओ। बच्चों को तो याद ही होती है ना, 3:1 इज द राइट आंसर। एंड फिनोटाइप में सिर्फ 3:1 नहीं लिखोगे, ये प्रॉपर मेंशन करोगे ये रेशो किसकी है, ब्लू कलर इज टू वाइट कलर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 ब्रैकेट ब्लू इज टू 1 ब्रैकेट में वाइट लिख देना। ओके, नेक्स्ट, जीनोटाइप भी बच्चों को याद होती है। बच्चे यहाँ पे ना थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इट इज़ 1:2:1। प्लीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लेना, मेक अ करेक्शन, इट इज़ 1:2:1, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ओके, और ये रेशो जीनोटाइपिक किसकी है? कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी स्मॉल बी। अब ये आंसर्स हमने कैसे निकाले, हमें ये पुनेट स्क्वायर की हेल्प से शो करना है। तो चलिए हम फटाफट से बना देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आप पेरेंट्स लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर आप गैमीट्स लिखेंगे इनको तोड़कर। ठीक है, फिर आप F1 जनरेशन इस स्क्वायर की हेल्प से बनाएंगे, यहाँ पे ये वाले गैमीट्स लिखेंगे और टॉप पे ये वाले गैमीट्स लिखेंगे, और फिर आप कॉम्बिनेशन करेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ ये, फिर ऐसे अलग अलग ये जो ऐसे कॉम्बिनेशन करोगे इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये चारों एक ही तरह के हैं। यहाँ पे साइड पे लिख देना ऑल आर ब्लू। ठीक है, अब F2 जनरेशन बनाएंगे। अब पेरेंट्स क्या बनेंगे? ये जो बच्चे हुए हैं ये अब ये पेरेंट्स बन जाएंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी आर द पेरेंट्स। नाउ इनकी गेमीट्स क्या होंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। अगेन यू मेक द पुनेट स्क्वायर। आप ये वाले गेमीट्स यहाँ पे लिखोगे, आप फिर ये वाले गेमीट्स यहाँ पे लिखोगे, और आप फिर कॉम्बिनेशन करोगे कैपिटल बी ये रहा, कैपिटल बी स्मॉल बी ये रहा, स्मॉल बी कैपिटल बी को आप कैपिटल बी स्मॉल बी रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, और स्मॉल बी को आप ऐसे इकट्ठे लिख दोगे। तो आप यहीं पे मेंशन करोगे कि फिनोटाइप ऐसे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था ना, ऐसे लिखोगे, और जीनोटाइप ऐसे लिखोगे। क्लियर है? तो ये स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए। ओके, हो सकता है पेपर में डायहाइब्रिड भी आ जाए, प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। ठीक है, एक केस स्टडी भी है इनफैक्ट डायहाइब्रिड की इसी चैनल पे। चलिए अभी तो हम ये वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ए पार्ट कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन बर्ड्स इन द नॉचेस ऑफ ब्रायोफिलम लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड। वेरी सिंपल आंसर, दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, प्रॉपर मेंशन करोगे तभी मार्क्स मिलेगा। बी पार्ट, name the type of asexual reproduction that takes place in the organism which causes Kala Azar disease and which takes place in the malarial parasite। ठीक है, तो काला आजर कौन पहले तो करता है, हमें वो पता होना चाहिए, लीशमीनिया। और लीशमीनिया के अंदर कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिशन। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट कौन हो गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड होता है? मल्टीपल फिशन। यू शुड रिमेंबर इन बोथ ऑफ देम। अच्छा, एक आपको टास्क देता हूँ, देखते हैं कौन आंसर बच्चे करेंगे। तो ये आपका एक DIY थोड़ा सा अभी आंसर कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, पॉज करके वीडियो, कि लीशमेनिया के जो ये बाइनरी फिशन करता है लीशमेनिया, इसमें स्पेशल चीज़ क्या होती है?
ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है या किस वे में लीशमीनिया करता है कि बाइनरी फिशन स्पेशल बन जाती है? ज़रा मेंशन करना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी हो आपने, ठीक है? ओके, ये तो मतलब एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वैसे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th ए पार्ट, सेक्स क्रोमोसोम्स डिफर इन मैन एंड वुमेन, कमेंट। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। ओके, मैं मतलब कैसे कह सकते हो आपकी डिफरेंट होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। नंबर आप ऐसा आंसर करोगे, women have a perfect pair of sex chromosomes both called X, ठीक है, whereas men have a mismatched pair in which एक तो normal size का होता है X and the other one is short sized, that is called Y. So women are XX and men are XY, and thus we can say that the sex chromosome in women and men are different. men में XY है sex chromosomes और women में XX है, different है। समझ में आया? नेक्स्ट, What is the sex of the baby that inherits an X chromosome from the father? तो क्या होगा देखो, द बेबी इज ऑलवेज गोइंग टू गेट एक्स फ्रॉम द मदर, इरिस्पेक्टिव कि वो गर्ल है या बॉय है, उसे एक्स मिलेगा हमेशा अपनी मदर से। तो अब उसका जो सेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या होगा, ही और शी विल बी अ बॉय और अ गर्ल, वो डिपेंड करता है कि फादर से उसने कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट किया। अगर वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करता है तो क्या हो जाएगा सेक्स, इट विल बी फीमेल। अगर आप फीमेल भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इफ़ यू राइट दैट द बेबी इज़ अ गर्ल तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज फीमेल्स, गर्ल्स, women have XX as the pair of sex chromosome। बात समझ में आई अब सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज नाउ, सारी इंपॉर्टेंट है और सारी प्रॉबेबल है कि बोर्ड में आएंगे। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी, यानी बच्चों में इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मदर एज वेल एज द फादर कैसे इंश्योर की जाती है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखो, समझ जाओगे तो खुद की लैंग्वेज में भी लिख लेना, ठीक है? Okay, this is because equal number of chromosomes are inherited by the progeny from the father as well as the mother। ये हम कैसे कह सकते हैं, देखो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है? उसके अंदर ना एक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, फिर चाहे वो कोई भी है, 23 पेयर्स होने चाहिए। उसमें 22 पेयर्स होते हैं ना, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर मैं मदर की बात करूं तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होएगा, जेनेटिक कॉम्पोजिशन 22 प्लस XX, यानी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। एक पेयर में दो ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स मतलब 44 ऑटोसोम्स प्लस वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, वो हमें पता है XX होता है लेडीज के पास। फादर के पास क्या हो जाएगा, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स यानी 44 ऑटोसोम्स इन नंबर प्लस these two chromosomes, that forms one pair of sex chromosome, that is XY। Okay, now both have single set of genes, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, है ना? एंड सो दे आर कॉल्ड हैप्लॉयड। नहीं, ये वाली लाइन आप प्लीज कैंसिल कर दीजिए, गलत है। यू नो जर्म सेल्स आर हैप्लॉयड, जर्म सेल्स आर हैप्लॉयड, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं किया तो आप ये लाइन कट कर सकते हो। आप यहाँ ऐसे लिख दो कि द जर्म सेल ऑफ द मदर एज वेल एज द फादर बोथ हैव गॉट सिंगल सेट ऑफ जीन्स, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हैप्लॉयड, ठीक है? अब ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स, दैट इज द मेल एंड द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, both parents contribute 22 autosomes each and one sex chromosome depending on, कैसे, mother contributes X always, ठीक है, and father can contribute either X or Y, thereby resulting in total 44 autosomes। देखो 22 आए मदर की तरफ से, क्योंकि मदर का जो फीमेल गैमीट है उसके अंदर एक सेट था, यानी 22 ऑटोसोम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, प्लस वन सेक्स क्रोमोसोम दैट इज X ऑलवेज। और जो फादर का मेल गैमीट था उसके अंदर भी एक सिंगल सेट था, कितने का, अगेन 22 ऑटोसोम्स का प्लस वन सेक्स क्रोमोसोम, वो जो कि X या Y होता। अब जब फ्यूजन हुआ तब ये जो 22 ऑटोसोम्स है मदर की साइड के और 22 ऑटोसोम्स है फादर की साइड के, वो मिलके बना गए 44 ऑटोसोम्स। एंड जो मदर की साइड का एक ये वाला सेक्स क्रोमोसोम X या और फादर का या तो ये वाला या फिर ये वाला एक मिलके बना गया एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। एंड दिस कंप्लीट कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड डिप्लॉयड बिकॉज इट कंटेन्स टू सेट्स ऑफ जीन्स, वन सेट कम्स फ्रॉम मदर एंड द अदर सेट कम्स फ्रॉम फादर, टू सेट्स हो गए, डिप्लॉयड हो गया। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा आंसर समझ में आई बच्चों?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार नहीं माननी है, यू कैन डू इट, यू कैन कंप्लीट दिस वीडियो, यस ये कर लोगे, सॉर्टेड हो बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। A student performed an activity by passing electric current through a straight copper wire as shown in the figure below. Okay. Name the physical quantity representing the concentric circles shown in the figure. ये जो आपको एक concentric circles दिखाई दे रहे हैं, ये क्या represent कर रहे हैं बच्चों, जल्दी से बता दो। क्या? Magnetic field. Don't write magnetic field lines, वो तो है ही, बट कौन सी physical quantity represent कर रहे हैं? आंसर इज magnetic field, ठीक है। ओके। In which direction does the current flow in the wire AB? The answer is upwards. कैसे? आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अगर आप अपनी फिंगर्स को देखो, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो क्लॉकवाइज, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आई, इसलिए अपवर्ड्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज नेम एंड स्टेट द रूल विच रिलेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक सर्कल्स इन द फिगर। यानी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने किस रूल से निकाली, उसका नाम भी लिखो, नेम मतलब नाम लिखो, और स्टेट मतलब उसकी स्टेटमेंट भी लिखो। दोनों चीज़ों के अलग अलग मार्क्स है, समझो साइंस में। तो द आंसर इज नेम इज राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और स्टेटमेंट इज प्रॉपरली लिखना। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन अ राइट हैंड सच दैट the thumb gives the direction of electric current, then the curled fingers give the direction of the magnetic field. समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 13. Magnetic field lines of two magnets are shown in figure A and B. आप देख ही सकते हो। Select the figure that represent the correct pattern of field lines. Give reasons for your answer. So अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। मुझे ज़रा बताओ, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं आपस में? मैं कहता हूँ दो, क्या तीन, चार, कोई भी नहीं करती हैं। तो करेक्ट फिगर तो बी हो गई, और आपको रीजन भी देना है, तो रीजन के अलग मार्क्स हैं। रीजन इज बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट इट मीन्स दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक मैग्नेटिक फील्ड की दो दो अलग डायरेक्शंस होना इम्पॉसिबल है, इसीलिए फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। समझ में आया? ओके। बी पार्ट कह रहा है ऑल्सो नेम द पोल्स मार्क्ड एज पी एंड क्यू ऑफ द मैग्नेट्स। तो ध्यान से देखो बच्चों, P में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और आउटसाइड द मैग्नेट का ये रीजन है। Q से भी बाहर ओरिजिनेट हो रही है, और हम सभी को पता है आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल इज द पोल जिसमें से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो P भी नॉर्थ पोल है, Q भी नॉर्थ पोल है, इसीलिए द आंसर इज बोथ आर नॉर्थ पोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का ये पार्ट है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। तो आप लिखोगे ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। क्या बात समझ में आई? आप आगे कंटिन्यू थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना, लिख देना, दे आर ऑक्यूपाइड बाय फर्स्टली द प्रोड्यूसर्स देन द कंज्यूमर्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। एंड देन मार्क्स वैसे तो इसी बात के आपको मिलने चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन। हम सभी को पता है फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, बट ये कौन सा लॉ बताता है? सो लेट मी टेल यू, इट टेल्स द 10% लॉ। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप ऐसे लिखोगे, पूरे नंबर है आपके। एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब ग्रीन प्लांट्स जो का खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। जो एक बारी एनर्जी ग्रीन प्लांट्स ने अब्जॉर्ब कर ली, फिर वो वापस सोलर यानी सन को नहीं दे सकते, बिकॉज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सन से अब्जॉर्ब करते टाइम 1% अब्जॉर्ब होती है, उसके बाद जब वो प्लांट उस 1% सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी, फिर वो फूड एनर्जी का 10% अगले लेवल ऑफ या फिर को अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है, एंड the rest of the food energy is either utilized or lost to the environment। एंड ये जो 10% आगे ट्रांसफर हुई है पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल के पास नहीं अवेलेबल होती, बिकॉज इट कैन नॉट रिवर्ट बैक। समझ में आया? दस वी कैन से द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो ऐसे प्रॉपरली कीवर्ड्स से आंसर दोगे तभी मार्क्स मिलेगा। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन,
ए पार्ट है, हाउ वुड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप बी अफेक्टेड, अगर करंट को लूप के अंदर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए। सोचो पहले 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अभी 20 कर रहा है। गिव रीजन फॉर अ आंसर ऑल्सो। सो द आंसर इज इट इंक्रीजेज। ऐसे मैं क्यों कह सकता हूँ, बिकॉज सिंपल सी बात है यार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बात समझ में आई है? बी पार्ट पढ़ते हैं, इसका क्या कह रहा है। अ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाइए, आपका आंसर अपने आप निकल के आएगा इनटू द प्लेन, या कहो इनवर्ड्स इनटू द प्लेन। बात समझ में आई? ओके। You can also write perpendicular in the inward direction, perpendicular to the plane या perpendicular into the plane. Okay. अच्छा, अब नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे आगे। ए पार्ट कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसी तरह प्लेस किया जाता है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है, तब बच्चे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करता है कंडक्टर के ऊपर, मैक्सिमम फोर्स। और अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि कंडक्टर को पैरेलली या एंटी पैरेलली यानी 0 डिग्री बना रहा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, तो क्या होता? तब कोई मैग्नेटिक फोर्स ना एक्ट करता। ठीक है, ओके। बी पार्ट कह रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फिगर शोन बिलो। तो अगेन हम वही लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर आप ध्यान से देखो, फोर्स की तो काफ़ी क्लियर है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन क्या होएगी? देखते हैं कौन बताता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होएगी ना? समझ में आया? यस, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होएगी करंट की डायरेक्शन, और इसीलिए करंट की डायरेक्शन ये होएगी। कन्वेंशनल तरीके से ऐसे ही लेते हैं ना, तो जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। 17th क्वेश्चन, वाई इज देयर अ लार्ज ह्यू एंड क्राई फॉर द यूज ऑफ CFCs? ऐसा क्यों होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। CFCs आर द हार्मफुल केमिकल्स विच लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा, सिर्फ ये कहने से तो नहीं होता ना, कुछ हमें बताना भी पड़ेगा कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो क्या होगा। अगर ऐसा हो जाएगा, देन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन कैन रीच द अर्थ एंड कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एटसेट्रा इन ह्यूमन बींग्स। इसीलिए मिन्नतें की जाती हैं कि CFCs मत यूज़ करो, बैन लगाओ इस पे। बैन तो लगा है बट अभी भी यूज़ होते हैं ACs रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and the last question for this video for section A is, in a certain study conducted on occurrence of DDT along food chains in an ecosystem, जो DDT की कंसंट्रेशन ग्रास के अंदर पाई गई है दैट इज 0.5 ppm। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। शीप के अंदर 2 ppm पाई गई है, मैन के अंदर 10 ppm। पूछ रहा है कि DDT की कंसंट्रेशन आदमी या को ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है। सो द आंसर इज दैट द टॉप लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ना जो फूड चेन का, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय मैन, यू कैन से ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड सिंस हमें ये भी पता है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड हाईएस्ट in the topmost level of any food chain, therefore the concentration of DDT is maximum in the case of man। ये 1 मार्क का था तो हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अगर इंडिविजुअली 2 मार्क्स का आता है तो आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। DDT is a non biodegradable material, it gets accumulated as we move progressively to the higher trophic levels, and since the topmost level contains the highest concentration of this DDT, therefore it will be seen in man because man occupies the highest level always, हमेशा, चाहे आप कोई भी फूड चेन उठा के देख लो। वी आर द वंस, वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर द वंस जो हमेशा टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ये समझ में आए सारे क्वेश्चंस? आए होंगे, आई होप सो। या कोई भी डाउट है पूछ लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। कोई भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन की इस वीडियो में लिखना। अगर कोई डाउट ज़्यादा होंगे आई विल मेक अनदर वीडियो, वो कम भी होंगे, आपका एक भी डाउट है दैट ऑल्सो विल बी क्लियर। तो ये लो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। ये है आपके क्वेश्चंस। ठीक है,
स्क्रीनशॉट पॉज करो, लेते रहो, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी लेते रहेंगे स्क्रीनशॉट्स, खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मैंने आंसर्स के साथ आपके साथ डिस्कस किए हैं। ट्राई सॉल्विंग इट योर सेल्फ, कोई भी डाउट है पूछो। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, और इन क्वेश्चन से पहले आपको सैम्पल पेपर भी अच्छी तरह सॉल्व करना है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस पूरा सैम्पल पेपर के बेसिस पे ही ओरिएंट किया गया है बच्चे, ठीक है। चलो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे अभी हम। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने अब आपको ये 7 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रॉपरली सैम्पल पेपर के बेसिस पे आपको ये दिए गए हैं। प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, मुझे अपना स्कोर बताओ, और कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आपका है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर सेक्शन बी के जितने भी गारंटीड क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड्स, ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, वो वीडियो आएगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जितने लाइक्स दे सकते हो इस वीडियो में ज़रूर देना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।